औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत को, कि दिल्ली सल्तनत के अंदर वो कौन से 5 सुल्तान आए जो कि मतलब एक्चुअली जो उनका ओरिजिन था वो तुर्क थे, मतलब यानी कि वो पीछे से उनका जो आबाओ अजदाद था वो तुर्कश थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत को मिड अवल इंडिया के अंदर उन्होंने दिल्ली सल्तनत को जो है वो कायम किया था। अच्छा, ये जो दिल्ली सल्तनत थी ये लगभग 5 इस्लामी रियासतों के ऊपर ये कायम रही, और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1206 से लेकर तकरीबन 1526 तक जो है ये दिल्ली की सल्तनत जो है ये कायम रही थी। इसको हम इस्लामिक किंगडम का भी नाम देते हैं, जहाँ सुल्तान्स ऑफ तुर्क्स का भी नाम देते हैं, या दिल्ली सल्तनत को भी हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, इसकी नंबरिंग कुछ यूँ है, इसमें सबसे पहले आए थे ममलूक डायनेस्टी, या जिनको हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। नंबर 2 के ऊपर आए थे खलीजी डायनेस्टी। नंबर 3 के ऊपर आई थी तुगलक डायनेस्टी। नंबर 4 के ऊपर आई थी सैयद डायनेस्टी, और नंबर 5 के ऊपर जो आए थे वो थी लोधी डायनेस्टी। और ये लोधी डायनेस्टी 1526 के अंदर जो है इब्राहिम लोधी जो इसका आखिरी लीडर था, उसको फिर मुग़ल एम्पायर जहाँ से शुरू हुई थी ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसको कत्ल करके जो है अपने मुग़ल एम्पायर की यानी कि मुग़ल सल्तनत की उसने बुनियाद रखी। अच्छा, अब हुआ क्यों यूँ है कि जो स्लेव डायनेस्टी के अंदर 3 मेजर रोल जो है मतलब 3 लोगों के हैं। सबसे पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, और फिर है गियासुद्दीन बलबान का। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे पहले जो है कब्ज़ा किया था, उसने इससे अपनी पिछली डायनेस्टी के ऊपर जो स्लेव डायनेस्टी से पहले डायनेस्टी थी, क्योंकि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो 1206 के अंदर जो है उसकी वफ़ात हो गई थी। अब जैसे ही उसकी वफ़ात हुई तो उसके बाद बारी आ गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है बुनियाद रखी थी अपनी सल्तनत की, जिसका उसने उसको नाम दिया था दिल्ली सल्तनत का नाम दिया था। अच्छा, जब इसने स्लेव डायनेस्टी की लगभग बुनियाद रखी तो उस वक्त स्लेव डायनेस्टी जो है उसने 84 साल तक जो है वो रूल किया था स्लेव डायनेस्टी ने। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया था कि गौरी ने जो है अपने यानी कि इसने सारी की सारी जो करेज इसने की थी, जो सारी की सारी इसने एफर्ट की थी, जो इसके पास फाइटिंग स्किल्स थी, जो इसके पास स्किल्स थी या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ वगैरह थी, जो इसके पास यानी कि जो भी पावर्स वगैरह थी, वो सारी की सारी इसने इन्वेस्ट की थी अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपनी दिल्ली सल्तनत को मज़ीद ज़्यादा स्ट्रेंथन देने के लिए। अच्छा, तो ये अकेला जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये यानी कि इसका ताल्लुक़ था स्लेव डायनेस्टी के साथ, यानी कि सिर्फ ये एक बंदा जो है ये ताल्लुक़ रखता था स्लेव डायनेस्टी के साथ, यानी कि स्लेव गुलामाने यानी कि ख़ानदाने गुलामा में से था। लेकिन ये जो बाकी दोनों हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबान, इनका ताल्लुक़ जो था ये एक और किसी ट्राइब से था। ये थे इलबारी ट्राइब के साथ इनका ताल्लुक़ था। इलबारी ट्राइब भी जो है ये भी यानी कि तुर्की का ही कोई एक कबीला था, लेकिन ये बाकी दोनों जो लोग हैं ये इसके साथ ही इनका ताल्लुक़ था। तकरीबन 1211 तक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है उसकी हुकूमत रही थी, लेकिन 1211 के बाद जो है इसका अपना जो बेटा जो था यानी कि उसको इसका बना दिया गया, हेड बना दिया गया, क्योंकि 1211 में इसकी वफ़ात हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। बाद में फिर इसका बेटा आया, और इसके बेटे का जो नाम था, इसके बेटे जो मतलब उसका नाम था आराम शाह, ARAMSHAH, आराम शाह इसके बेटे का नाम था। लेकिन आराम शाह के पास वो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ नहीं थी जो इसके बाप के पास थी, लिहाजा इनकम्पिटेंट होने की वजह से जो है इसको सल्तनत से हटा दिया गया, और फिर इसकी जगह जिस बंदे ने कदम रखा वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने लगभग इसके बाद 25 साल जो है वो स्लेव डायनेस्टी को रूल किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर 1236 तक जो है वो उसने रूल किया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। अच्छा, उसके बाद इसने शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसने दिल्ली सल्तनत को मज़ीद ज़्यादा जो है वो इसने स्ट्रेंथन किया, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। फिर इसकी वफ़ात के बाद जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा तकरीबन 1236 से लेकर 1266 तक बहुत से लोग आए थे, यानी कि स्लेव डायनेस्टी को काबू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सुल्तान बनाए गए थे, लेकिन वो भी सारे इनकम्पिटेंट थे इतने ज़्यादा, यानी कि उनमें ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी हो। जो
अच्छा, इसके बाद जब 1266 आया तो 1266 के बाद आ गया गयासुद्दीन बलबान। बलबान जो है ये नेक्स्ट स्लेव रूलर था। इसने क्या किया कि इसने दिल्ली को फिर अपना कैपिटल बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दिया, और ये पहला बंदा था जिसने बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के अंदर जो है रिफॉर्म्स लेकर आया था। इसने क्या किया था कि गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज़ किया बाकायदा तौर पर, गवर्नमेंट को अपनी को उसके अंदर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई। दूसरे नंबर पर इसने क्या किया कि इसने अपनी एम्पायर जो है उसको यानी कि छोटे छोटे हिस्सों के अंदर उसने उसको डिवाइड किया, ताकि ये अच्छी तरह उनके ऊपर गवर्न कर सके, उनको रूल कर सके। और साथ ही साथ इसने उसको यानी कि अपना ज़मीन के हवाले से भी डिवाइड किया, और बड़ी बड़ी रियासतों को पॉपुलेशन वाइज भी इसने फिर डिवाइड किया था। अच्छा, इसके बाद इसने क्या किया कि इसने वहाँ पर सिल्वर और कॉपर के जो सिक्के हैं एज ए करेंसी के तौर पर इसने वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए थे। गयासुद्दीन बलबान की वफ़ात के बाद इसके हालांकि बेटे भी थे गयासुद्दीन बलबान के, लेकिन वो इतने कम्पिटेंट नहीं थे। लिहाजा गयासुद्दीन बलबान की जो बेटी है जिसका नाम था रज़िया सुल्ताना, रज़िया सुल्ताना को जो है मतलब बलबान की बेटी समझते हुए और कम्पिटेंट लड़की समझते हुए उसको जो है वो दिल्ली सल्तनत का रूलर बना दिया गया। लेकिन ये जो है बड़े थोड़े वक्त के लिए इसको रूल करने का मौका मिला, और बाद में जो है मतलब आखिरकार जो रज़िया सुल्ताना है उसको डिमाइस करना पड़ा, और जो दिल्ली सल्तनत है वो शिफ्ट हो गई खलीजी डायनेस्टी के पास। खलीजी डायनेस्टी का जो सबसे पहला रूलर था वो था जलालुद्दीन खलीजी। जलालुद्दीन खलीजी जो है ये अपने आप को दरअसल सेकंड अलेक्जेंडर ये भी कहता था, और साथ में इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खलीजी, ये दोनों अपने आप को यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर के तौर पर समझते थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ अलाउद्दीन खलीजी ने अपने चचा जान जलालुद्दीन खलीजी का जो है उसने मर्डर कर दिया था, और यही पहला सुल्तान था खलीजी डायनेस्टी का जो कि जिसका नाम जलालुद्दीन खलीजी है। जलालुद्दीन खलीजी जो है ये तकरीबन 1290 के अंदर जो है तकरीबन 70 साल की उम्र में इसको इसके नेफ्यू ने मतलब 1290 के अंदर इसने सल्तनत के ऊपर काबू किया, और उसके बाद इसकी उम्र 70 साल थी, और फिर बाद में 1296 के अंदर इसको इसके भतीजे ने जो है वो शहीद कर दिया था। फिर इसके भतीजे की बारी आती है अलाउद्दीन खलीजी की, और अलाउद्दीन खलीजी जो है वो मतलब पूरी दुनिया को जो है वो फ़तह करना चाहता था। अलाउद्दीन खलीजी जो है ये अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर या सिकंदर सानी के नाम से भी पहचान अपनी करवाता था। अब इसने क्या किया कि इसने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को अपनाते हुए इसने बहुत सारे जो इलाके हैं वो फ़तह कर लिए थे। इसने गुजरात की जो किंगडम है उसको इसने फ़तह किया, इसने मलवा के इलाके फ़तह किए, इसने राजस्थान के इलाकों को फ़तह किया, इसने ये वाली पॉलिसीज़ अपनाई। फिर उसके बाद इसने दूसरी पॉलिसीज़ बनाई कि इसने फील्ड रेवेन्यू लेकर आया, ज़मीनों को बाकायदा तौर पर इसने तकसीम किया, इसने बाकायदा तौर पर मार्केटें जो है सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी, उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया, इसने लैंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, इसने ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है वो इसने स्टेट कंट्रोल में रखवाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स है वो इकट्ठा हो सके। और दूसरी यानी कि साथ ही साथ इसने रेवेन्यू जो है स्टेट का वो भी मुख्तलिफ और प्रोविंसेस जहाँ पर इसके गवर्नर सेटल थे वहाँ पर इसने यानी कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेजर्स किए। इसकी एक ख़ास बात ये थी कि ये हमेशा यूनियनिस्ट पार्ट यानी कि यूनियन टेरिटरी को सपोर्ट करता था, मतलब इसके जो भी मुखालिफ लोग थे उसको इसने यकजा करके रखा था, यूनाइट करके रखा था, और जो भी इसके यानी कि रिबिलियन होते थे उनके साथ ये काफ़ी अगेंस्ट यानी कि एक्शन लिया करता था। इसका एक आर्मी का कमांडर था जिसका नाम था मलिक कफ़ूर जो है वो इसका काफ़ी एक वफ़ादार इंसान था, और मलिक कफ़ूर ने जो है मतलब इसके काफ़ी रिबिलियन जो है उनको प्रिवेंट करके रखा था। अच्छा, ये सारी बातें हुई, लेकिन फिर बदकिस्मती के साथ 1313 के अंदर इसका इंतकाल हो जाता है अलाउद्दीन खलीजी का, और अलाउद्दीन खलीजी के इंतकाल के बाद जो है वो खलीजी डायनेस्टी के जो होल्डर हैं उसके बाद में जो रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं मतलब इसके होल्डर्स वो उसको खलीजी डायनेस्टी को सही तरह से होल्ड नहीं रख पाते, और जो है मतलब बगावत हो जाती है थ्रोन को कंट्रोल करने के लिए, और यूँ ये जो सल्तनत है ये सर्वाइव नहीं कर पाती। लगभग 1313 के अंदर इसकी वफ़ात होने के बाद, और 1316 के अंदर इसकी वफ़ात होने के बाद तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 के अंदर जो है तकरीबन सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर अब उसके बाद आती है मतलब अब बारी आती है तुगलक डायनेस्टी की, और यूँ खलीजी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, अब बात आती है कि तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी जो है वो तकरीबन 1320 से लेकर 1400
13 सन तक जो है वो रही थी। इसके जो पहले लीडर थे उनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो है वो एक काफ़ी यानी कि मंजे गुंजे जिन्हें हम कहते हैं कि मतलब एक एक्सपीरियंस स्टेट्समैन थे और एक प्रोफिशेंट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो उनको खिताब दिया जाता है कि मतलब काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें उनके पास थी और एक एक्सपीरियंस स्टेट्समैन का यानी कि उनको कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि मतलब खलीजी पॉलिसी जितनी भी वो पॉलिसीज़ थी जो स्ट्रिक्ट थी, ख़ास तौर पर एक्सपेंशनिज़म यानी कि जो उसकी पॉलिसी थी उसने मुकम्मल तौर पर उसको रिमूव किया और खलीजी पॉलिसीज़ यानी कि कुछ उसने खलीजी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा, लेकिन उसने जो उसकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी जिसके ज़रिए लोगों के दिलों में काफ़ी यानी कि नफ़रत वगैरह फैल गई थी खलीजी डायनेस्टी को लेते हुए, तो यूँ उसने उन पॉलिसियों को रिमूव किया और कुछ उसकी पॉलिसियों को जो मतलब उसके फेवरेबल में थी उनको उसने कंटिन्यू रखा। और इसी के दौर के अंदर जो इब्ने बतूता था वो भी उसने भी विज़िट किया था, उसका क्या नाम है, इंडिया का, इसकी रेन के अंदर 1325 के अंदर। और इब्ने बतूता की विज़िट करने के बाद इसने उसको यानी कि सुल्तान ने जो है उसको अम्बेसडर डिक्लेयर कर दिया था चाइना का अपनी सल्तनत के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है बारी आती है 1300 तो गियासुद्दीन तुगलक ने जो है तकरीबन 1325 तक इसने हुकूमत की थी। फिर आता है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो है वो 1324 से लेकर 1351 तक ये रहते हैं। मोहम्मद तुगलक जो हैं वो यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कम थे, लेकिन वो एक स्कॉलर ज़्यादा थे, यानी कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव खूबियाँ जो है वो तकरीबन नहीं थीं, लेकिन वो एक स्कॉलर काफ़ी यानी कि ना पढ़े लिखे एक इंसान थे। और उन्होंने 3 गलतियाँ ऐसी की थी जो उनके मशहूर प्रोजेक्ट्स भी थे, लेकिन उन तीनों गलतियों ने उनको जो है वो काफ़ी लोग उनके ख़िलाफ़ कर दिए और यूँ उनकी सल्तनत को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाया और उनकी अपनी रूलिंग को भी जो है काफ़ी उनको डीफेमस किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहा। उन्होंने अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया दिल्ली, हालांकि जो मेन यानी कि कैपिटल था उन्होंने अपना कैपिटल वहाँ से ट्रांसफ़र करके दिवागरी क्या है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद जो यानी कि मौजूदा औरंगाबाद है, औरंगाबाद की तरफ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट शिफ्ट किया और ये डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र प्रोविंस जो है इंडिया का उसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट लोकेट है दिवांगरी। अच्छा, वहाँ पर इन्होंने अपना शिफ्ट किया कैपिटल। पहली गलती इनकी ये हो गई। दूसरा इन्होंने क्या किया कि ऑलरेडी जो है मतलब ना क्या नाम है कॉइन रुपया और दूसरी जो सिल्वर की करेंसी है वो रेगुलेट हो रही थी, लेकिन इन्होंने एक अपनी यानी कि टोकन जो न्यू टोकन करेंसी जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सर्कुलेट ना हो पाई क्योंकि टोकन करेंसी जो है वो बहुत सारे जो मतलब लोग हैं उन्होंने उनकी कापियाँ जो है वो अपने आप से ही उन्होंने तैयार कर ली थी और यूँ मतलब इसको ये अपनी पॉलिसी वापस लेनी पड़ी और इसने सारे के सारे लोगों के पास जिन के पास टोकन करेंसी आ चुकी थी, इसने उनको फिर ये कहा कि मैं तुम्हें सिल्वर कॉइन के बदले जो है वो टोकन करेंसी को मैं वापस लूँगा। और काफ़ी हद तक जो है मतलब इसको नुकसान हुआ था, इसकी जो रेवेन्यू था उसमें काफ़ी ज़्यादा इनखला आ गया था। तीसरी इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसने डोब एक मुकाम है वहाँ पर इसने लैंड रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिया था। हालांकि डोब के मुकाम पर उस वक्त जो है वो एक ग्रेट फेमाइन आया हुआ था, लोग जो है वो कहत साली से मर रहे थे, लेकिन इसने वहाँ पर लैंड रेवेन्यू बढ़ाने की वजह से लोग इसके मुखालिफ हो गए और यूँ इसको वो अपनी पॉलिसी वो भी जो है वो वापस लेनी पड़ी थी और यही चीज़ें जो है इसकी सल्तनत के लिए एक नुकसान का बायस बनी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है 1351 से लेकर 1388 तक जो है इसने हुकूमत की थी। इसने भी कुछ रिफ़ॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसने वो रिफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, ख़ास तौर पर मतलब उलमाए किराम वगैरह को या मतलब दूसरे मजहबी लोगों को, इसने उनको खुश करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनके अहकामात को जारी किया था। मसलन सबसे पहले इसने जिज़िया इम्पोज़ किया। जिज़िया क्या होता है? जिज़िया एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी मुसलमान सल्तनत के अंदर जो मुस्लिम सल्तनत होती है या मतलब जो मुस्लिम रूलर होता है वो नॉन मुस्लिम जो लोग होते हैं उनके ऊपर एक टैक्स लागू करता है जो उनको उस इलाके में रहने के लिए जो है वो अदा करना पड़ता है। इसने एक तो जिज़िया इम्पोज़ किया, दूसरा इसने उलमाए किराम को ज़मीनें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलाट की थी, जो कि ज़मीनें आती थी स्टेट्स के अंदर आती थी, इसने वो ज़मीनें अलाट की थी। तीसरी इसके अंदर ये खूबी थी कि इसने यानी कि पब्लिक वर्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया था। मसलन पब्लिक वर्क के अंदर इसने इंटरेस्ट लेते हुए इसने कुछ नए शहर आबाद किए थे, जौनपुर हो गया, फ़िरोज़ाबाद वगैरह, इस तरह के इसने शहर आबाद किए थे। साथ ही साथ इसने डैम बनवाए, इसने नहरें बनवाई, इसने मस्जिदें बनवाई, इसने सुराएँ बनवाई। सुराएँ यानी कि मुसाफिर खाने जिन्हें हम कहते हैं
पैसेंजर्स के रहने के लिए। और तकरीबन इसने हिंदुस्तान में 1200 से ज़ायद जो है वो फलों के बागात वगैरह इसने लगवाए थे। अच्छा, डिके एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सल्तनत। लेकिन जैसे ही इसकी वफ़ात होती है फ़िरोज़ शाह तुगलक की, तो 1388 के बाद इसकी वफ़ात होने के बाद जो है मतलब जो काफ़ी हद तक सल्तनत जो है उसमें डिसइंटीग्रेशन आ जाती है, सल्तनत जो है वो बिखरने लग जाती है। और यूँ इसकी यानी कि वफ़ात के बाद जो है तैमूर और मंगोल लोग जो हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया के ऊपर जो है वो इन्वेड करना शुरू कर देते हैं, और वो दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1398 के अंदर जो है वो दिल्ली तक आ चुके होते हैं। अच्छा, फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद जिन लोगों ने तुगलक डायनेस्टी के ऊपर काबू किया था वो भी इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, और वो काफ़ी ज़्यादा तकरीबन उनके रूलर जो हैं तकरीबन 14 से 15 सालों के अंदर 5 से 6 रूलर जो हैं उन्होंने अपने चेंज किए थे, और उनको जहाँ पर डिस्कस करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। अच्छा, फिर उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, और साथ साथ आती है फिर लोधी डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जो है इन दोनों डायनेस्टीज़ ने मिलकर 1414 से लेकर 1526 तक जो है इन्होंने हुकूमत की थी। लेकिन सैयद और लोधी डायनेस्टी के अंदर इंडिया जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। एक है वेस्टर्न इंडिया, यानी कि वेस्टर्न इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ था मलवा और गुजरात के इलाकों के अंदर। जो साउथर्न इंडिया है वो डिवाइड हुआ था जौनपुर और बंगाल के इलाकों के अंदर। जो ईस्टर्न इंडिया था, जो ईस्टर्न इंडिया था वो हुआ था जौनपुर और बंगाल के इलाकों के अंदर। जो वेस्टर्न इंडिया था वो हुआ था मलवा और गुजरात में। जो नॉर्दर्न इंडिया था, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आ गया था कश्मीर के इलाका जात जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में आ गए थे। और बाकी जो दक्कन और साउथ के इलाका जात हैं, दक्कन और साउथ के यानी कि इलाका जात हैं, उसमें बहमानी और विजय नागरा के लोग जो हैं वो उन्होंने आकर हुकूमत कर ली थी। अच्छा, इसके बाद मतलब ये जो दोनों डायनेस्टीज़ आई थी ये भी थी तो मुसलमानों की ही डायनेस्टी, लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से मोस्टली जो हिंदू लोग हैं वो भी कुछ हद तक इस्लामिक कल्चर को अपनाने लग पड़े थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू लोग हैं वो कन्वर्ट होने लग गए थे मुसलमानों के अंदर। अब जैसे जैसे मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे तो एक नई लैंग्वेज ने जो है वो यानी कि उभर आई, जो है उर्दू, यानी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब उसने एक नई ज़ुबान के तौर पर जो कि एक अरबिक स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो उसको लिखा जाता था और जो मतलब उसको नाम दिया जाता था उर्दू। ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब इसने अपने एक्सप्रेशन जो है वो लोगों के अंदर नज़र आना शुरू हो गए थे। और मोस्टली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर एक नया मज़हब जो है वो लागू यानी कि इशू किया गया था जो कि था सिखिज़म जो था, यानी कि इन्हीं लोधी और सैयद और लोधी डायनेस्टी के अरसे में ही जो है सिखिज़म जो है इसने यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। अच्छा, फिर आती है सैयद डायनेस्टी ने एक्चुअल में जो हुकूमत की थी वो 1414 से 1451 तक उसने हुकूमत की थी। ये जो दरअसल सैयद डायनेस्टी थी ये अमीर तैमूर जो है ये उसकी डायनेस्टी थी। अमीर तैमूर ने क्या किया था कि इसने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा करके ख़ास तौर पर दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है इसने अपना मतलब एक लीडर जो है इसने वहाँ पर लागू कर दिया था कि नया सुल्तान जो सैयद डायनेस्टी के अंडर था इसने वहाँ पर उसको प्रोक्लेम्ड कर दिया इसने दिल्ली पर ख़ास तौर पर कब्ज़ा करने के बाद। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मतलब ये तकरीबन दिल्ली से सिर्फ इर्द गिर्द 200 माइल तक ये वाली सल्तनत फैली हुई थी, मतलब ज़्यादा दूर तक ये नहीं थी। और इसकी उम्र बहुत थोड़ी थी, 1414 से सिर्फ 1451 तक जो है, और वो भी सिर्फ थोड़े से इलाके तक जो है, क्योंकि इंडिया जो है वो सारे का सारा 4 हिस्सों में मोस्टली डिवाइड हो चुका था और हर हिस्से के ऊपर जो है वो अलग अलग लोग हुक्मरानी कर रहे थे। फिर आते हैं लोधी डायनेस्टी जो है वो 1452 से शुरू होती है और 1526 तक जो है ये कंटिन्यू रहती है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है बहलोल लोधी जो है उन्होंने यानी कि तैमूर की इन्वेजन के बाद, तैमूर के हमला करने के बाद आए थे बहलोल लोग लोधी डायनेस्टी को लेकर। इसके जो बहलोल लोधी जो है वो इसके फाउंडर थे और इसके बाद जो पहले इसके लीडर बने उनका नाम था सिकंदर लोधी जो हैं मतलब उन्होंने कंट्रोल की थी ख़ास तौर पर गंगा वैली को और बंगाल के इलाका जात को। उन्होंने इन दोनों को कंट्रोल किया और अपना कैपिटल जो है वो वापस दिल्ली से मतलब उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो मूव किया था दिल्ली से आगरा की तरफ। उन्होंने अपना कैपिटल मज़ीद यानी कि आगे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि सैयद डायनेस्टी ने जो है उसने अपना कैपिटल वापस लेकर आई थी, दिल्ली को उसने कैपिटल डिक्लेयर किया। लेकिन फिर इन्होंने दिल्ली से मज़ीद आगे जो नया शहर एक बाद हुआ था, नया टाउन जिसको बाद में आगरा का नाम दे दिया गया, वहाँ पर शिफ्ट हो गया। फिर इसके जो लास्ट रूलर बने थे तुगलक इसके लोधी डायनेस्टी के, उनका नाम था इब्राहिम लोधी जो है उनको पानीपत की पहली जंग के अंदर 1526 में
जो है बाबर ने जो है उनको कत्ल कर दिया था। और यूँ फिर उसके बाद मगर पूरे इंडिया की सबसे बड़ी एम्पायर मुग़ल एम्पायर जो है वो उनकी उसकी बुनियाद पड़ी। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो मुग़ल एम्पायर को डिस्कस करेंगे। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।